डिटर्मिनेंट के पार्ट थर्ड हम बताने जा रहे हैं। इसमें मैंने इससे पहले प्रॉपर्टी बताया था आपको। प्रॉपर्टी एक बार मैंने लिखा, समझाया आपको, उसके बाद उस प्रॉपर्टी पर एक एक करके अमल करेंगे, मतलब क्वेश्चन का हल हम लोग करेंगे प्रॉपर्टी पर। इसमें डिटर्मिनेंट के मैंने 5 क्वेश्चन लिखा है, पांचों का हल प्रॉपर्टी के द्वारा करना है। ऐसे तो सीधे डिटर्मिनेंट भी निकालेंगे तो वही आंसर आएगा, लेकिन प्रॉपर्टी से जब क्वेश्चन को हम हल करेंगे तो प्रश्न बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, कुछ सेकंड में ही बन जाएगा। जैसे मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 1 का, तो इसमें देखते हैं प्रॉपर्टी फर्स्ट हम लोग पढ़े थे कि किसी सारणिक का अगर 2 पंक्ति या 2 स्तंभ बराबर हो तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें क्या कोई 2 पंक्ति या 2 स्तंभ बराबर है? हाँ, दिख गया। यहां देखिए कि C2 है और ये C3 है। C2 के अवयव के बात करें तो A B C है, C3 के अवयव के बात करें तो A B C है। तो C2 बराबर क्या हुआ? C3। तो इसलिए इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा? 0 होगा। यहां लिख देंगे C2 बराबर C3, इसलिए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अब दूसरा क्वेश्चन में आप ध्यान से देखें, क्या कहीं बराबर दिख रहा है? C1 369, C2 1 2 3 7 8 9 बराबर तो है नहीं। इधर R1 से देख ले तो 3 1 7 6 2 8 9 3 9, कहीं बराबर नहीं दिख रहा है। लेकिन मैंने प्रॉपर्टी में बताया था कि अगर R1 में, R2 में, R3 में कुछ कॉमन होने लायक है तो हम सबसे पहले उसमें से कॉमन लेंगे। तो यहां ध्यान से देखें 3 6 9, ये 3 का तीनों मल्टीपल है, तो इसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। तो 3 कॉमन ले लिया तो बच गया 1 2 3 1 2 3 7 8 9। अब हो गया, क्या हो गया देख लें, 1 2 3 एंड 1 2 3 है ना। तो ये C1 है और ये C2 है। तो C1 और C2 क्या हो गए? बराबर हो गए। तो इतना के मान कितना होगा? डिटर्मिनेंट के मान 0, तो 3 इंटू 0 तो 0 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 0 इक्वल टू 0। अब पुनः आप तीसरे क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखें, क्या कहीं कोई बराबर है? R1 R2 R3 C1 C2 C3 कहीं बराबर मुझे तो नहीं दिख रहा है। तो अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है हमको। तो देखें कुछ में कॉमन होने लायक है? हाँ, कॉमन होने लायक है। ये देखिए 2 4 10, अगर इसमें से 2 कॉमन ले लें तो 1 2 5 हो जाएगा, है ना। तो इसमें से हम कॉमन ले रहे हैं, किसमें से? R3 से 2 कॉमन लेने पर, R3 से 2 कॉमन ले लिए, तो R3 से जब कॉमन ले लिए तो बच गया 1 2 5 3 7 10। इसमें से 2 कॉमन लिए हैं तो 2 इंटू, अब यहाँ देखिए ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 5। अब मेरा ध्यान से देखिए, अब हमारा कुछ बराबर हो गया बराबर। कौन? R1 और R3। तो चूंकि यहाँ लिख देंगे R1 इक्वल टू R3, इसलिए इतना का डिटर्मिनेंट 0 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। तो आपने देखा तीनों का प्रॉपर्टी से डिटर्मिनेंट 0 आया। अब बात करते हैं आगे, इसमें देखते हैं कुछ कॉमन होने लायक है? क्या कोई बराबर है? बराबर नहीं दिख रहा है। तो कुछ कॉमन होने लायक है R3 से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? आप ध्यान से देखें 8 2 12 है, ये 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है। तो ये 2 कॉमन ले लिए, तो 2 कॉमन लेने के बाद क्या बच गया? R1 लिखते हैं 4 1 6 2 0 5, ये हो गया 4 1 6।
अब ध्यान से देखें, ध्यान से, क्या हो गया, R1 एंड R3 दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, इसलिए डिटर्मिनेंट के मान कितना होगा, 0 होगा। डिटर्मिनेंट का मान कितना होगा, 0। तो ये हो गया 2R1 इक्वल टू R3, इसलिए 2 इंटू इसका डिटर्मिनेंट का मान हो गया 0 इक्वल टू 0। देख रहे हैं आप कितना आसान है। अब इसमें देखें, इसमें देखें, इसमें अब मैं प्रॉपर्टी लगा के बनाऊंगा। मैंने छठी प्रॉपर्टी बताया था आपको कि इसमें इसको हम जोड़ने से डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी तो बराबर नहीं दिख रहा है, तो मैंने लिखा ये अगर हम ई में ई C1 है, C1 में C3 के अवयव जोड़ दें तो ये जोड़ने पर x प्लस ए हो जाएगा, ये y प्लस बी हो जाएगा, ये z प्लस सी हो जाएगा। अब ये और ये बराबर हो जाएगा। तो मैंने कहा था कि R1 को R2 के साथ जोड़ने पर, C1 को C2 के साथ जोड़ने पर, या C1 में कुछ से मल्टीपल करके C3 से जोड़ने पर या घटाने पर डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। छठा नियम मैंने बताया था। तो यहां देखें आप, इसको जोड़ लेंगे तो x प्लस ए, पहले मैं चेंज कर लूं, लिख लूं C1 चेंज टू C1 प्लस C3, तो x प्लस ए हो गया, y प्लस बी हो गया और z प्लस सी हो गया। क्या है, C1 चेंज टू C1 प्लस C3, C1 में C3 जोड़ रहे हैं तो x प्लस ए, y प्लस बी और z प्लस सी हो गया। अब यहाँ जो करते हैं लिख लेते हैं, तो x प्लस ए, y प्लस बी, z प्लस सी, और ये हो गया आपका ए बी सी। अब ध्यान से देखिए, जो इसका डिटर्मिनेंट होगा वही इसका डिटर्मिनेंट होगा, बट अब क्या हो गया, C1 के एवरी एलिमेंट, C2 के एवरी एलिमेंट के क्या आ गया, बराबर आ गया। C1 के सभी अवयव C2 के सभी अवयव के क्या है, बराबर है, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट 0 हो गया। अब ध्यान से देखें, इसमें कुछ होने वाला है, 4 6 1 8 7 2 बराबर तो दिख नहीं रहा है, जरूर कॉमन होगा, तो फिर जरूर कॉमन होगा। देखिए इसमें देखते हैं R3 में 3 कॉमन है, R3 से 3 कॉमन लेने पर तो क्या हो गया, 4 6 1 8 7 2, और ये 3 कॉमन लिए हैं, 3 तो बच गया 4 3 1, नहीं इक्वल हुआ, नहीं हुआ, ऐसे तो नहीं हुआ ये। अब फिर से देखते हैं और कोई नियम है इसमें देखिए, इसमें नहीं बराबर हुआ तो उसको छोड़ दिए। आपको देखना होगा कि किसमें हम कॉमन ले। इसमें देखिए 4 कॉमन दिख रहा है, 4 कॉमन दिख रहा है, अब बराबर भी हो जाएगा, E1 हो जाएगा, E2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, E1 2 3 है। हाँ, C1 से कितना कॉमन लेने पर, 4 कॉमन लेने पर ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया आपका 3, ये हो गया 6 7 9 1 2 3, कितना कॉमन लिया, 4 इंटू। अब ध्यान से देखें, यहाँ C1 इक्वल टू क्या आ गया, C1 और C3 क्या है, बराबर है, इसलिए इसका मान 0 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। आपने देखा प्रॉपर्टी के जरिए हमने इन सबों का डिटर्मिनेंट निकाला तो कितना आया, सबका 0 वाला, जिसमें 0 आएगा उस टाइप का मैंने क्वेश्चन बताया। अब आगे देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन। आगे हम सारणी के गुणधर्म के प्रयोग के द्वारा इसको सिद्ध करेंगे, इतना बराबर इतना सिद्ध करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला लक्ष्य की ओर हमारा ध्यान होना चाहिए। लाना क्या है हमें, ये लाना है। मान लो कि हमें कहीं जाना है तो वहां की गाड़ी हमें धरनी पड़ती है, ऐसे ही कोई गाड़ी नहीं धर लेंगे, इसलिए हमको सबसे पहला ध्यान होना चाहिए, फोकस होना चाहिए हमें कि हमें लाना क्या है। तो लाना हमें है 4a² b² c²। ध्यान से देखिए, तो लाना है हमें वो, तो ये R1 में a तीनों में दिख रहा है। तो मैंने प्रॉपर्टी में बताया था आपको कि यदि
कोई में R1 में, R2 में, R3 में या C1 में या C2 में या C3 में अगर कुछ कॉमन होने लायक है तो उसे कॉमन किया जा सकता है, तो उसे कॉमन किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ R1 में क्या है, R1 में A कॉमन दिख रहा है, ए स्क्वायर तो ये है, AB है तो ये है, AC है तो ये है। उसी प्रकार से R2 से B देख लीजिए, B और R3 से C कॉमन लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, तो R1 से A ले लिया तो A हो गया, A तो बचा क्या R1 में, ध्यान दीजिए वो A निकाल चुके हैं, कॉमन ले चुके हैं, तो बचा माइनस से, ई में A कॉमन हो चुका है तो बचा B, इसमें A कॉमन हो चुका है तो बचा C, इसमें से B कॉमन लिया है मैंने, B कॉमन लेंगे R2 से B, तो B कॉमन ले लिए तो इसमें बचा ये, ई में एगो B बच गया, दो गो B था तो ये B कॉमन हो चुका है तो बचा C, इसमें C तीनों में है तो कॉमन हो चुका C तो बचा A, इसमें बचा B, इसमें बचा माइनस C, ये हो गया। यहाँ इसमें हमारा C कॉमन हो चुका है R3 से C कॉमन लेने पर। अब मैं देख रहा हूं कि C1 में तीनों A है, C2 में भी B है, कॉमन लिया जा सकता है, और C3 से C कॉमन लिया जा सकता है। तो लाना भी तो हमें है A स्क्वायर, B स्क्वायर और C स्क्वायर। तो इसमें से A कॉमन ले तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर, इसमें से B कॉमन ले तो क्या हो गया B स्क्वायर, इसमें से C कॉमन लिए तो क्या हो गया C स्क्वायर, ये में क्या बचा A कॉमन हो चुका है, -1 1 1, ये हुआ 1 -1 1, ये हो गया 1 1 -1। अगली व्यवस्था हमें करनी पड़ती है, करनी पड़ती है डबल जीरो का, 2 जीरो का। अगली व्यवस्था में क्या करनी पड़ती है, 2 जीरो का। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं R1 चेंज टू कर दें R1 प्लस R2 तो क्या होने वाला है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब इसी के सापेक्ष हम क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष हम डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। तो दिख रहे हैं A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर, ये R1 प्लस R2 किए तो 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 2 हो गया, 1 -1 1 1 1 -1, इतना आ गया। अब आप देखिए मैंने 2 जीरो ला दिया, 2 जीरो लाने से फायदा क्या होता है कि डिटर्मिनेंट निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। अब किसके सापेक्ष प्रसरण करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसरण करने पर, तो हो गया A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर। अब मैंने बताया था सबसे फर्स्ट वीडियो में बताया था मैंने, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, है ना। अब इसके अनुसार चिन्ह लिखते हैं, तो ये 2 का चिन्ह लिखेंगे, तो 2 का चिन्ह हो गया प्लस, तो इनटू हो गया 2। अब बाकी 2 वाला पंक्ति छोड़ देते हैं, 2 वाला स्तंभ को छोड़ देते हैं, तो बचा क्या हमारे पास 1 -1 1 1, A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर इंटू 2। अब इसको गुणा करते हैं तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं क्रॉस मल्टीपल के द्वारा, 1 माइनस प्लस 1, यानी आ गया 4A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर। ये हमें लाना था RHS, ये LHS था, RHS आ चुका है और ये सिद्ध हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ध्यान से, इसमें हमें क्या लाना है, A माइनस B, B माइनस C और C माइनस A। तो हमें सबसे पहले इसमें जुगाड़ करना होगा, व्यवस्था करनी होगी। क्या जुगाड़ करना है, सबसे पहला जुगाड़ हमारा क्या है, A माइनस B। अब इसमें हम देखेंगे कौन में से कौन जोड़े, घटाएं, क्या करें, R1 में R2 घटाएं, C1 में C2 घटाएं कि A माइनस B हमारा आ जाए। तो A माइनस B एक ही स्थिति में आएगा जब इसमें से A घटेगा। सिर्फ एक की व्यवस्था आपको करना है, बाकी व्यवस्थित अपने आप होता चला जाएगा।
a माइनस बी, तो ये R1 है और ये R2 है। यदि हम R1 में से R2 को घटा दें, R1 में से R2 को घटा दें, तो a माइनस बी आ जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा, है ना। तो मैंने लिखा R1 चेंज टू R1 माइनस R2। मैंने पहले डिटरमिनेंट के गुणधर्म बताया था कि R1 प्लस R2, R1 माइनस R2, R1 माइनस 2 इंटू R2 करने पर डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप देखिए यहाँ पे घटाएंगे R1 में से R2, 1 में से 1 गया 0, ये घट गया तो a माइनस बी, ये घट गया तो क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। हमारा a माइनस बी का जुगाड़ हो चुका है। अब अगला जुगाड़ हमें करना है b माइनस सी, b माइनस सी, तो 1 में से 1 गया, b माइनस सी, इसमें से इसको घटाना होगा, तो इसमें से इसको घटाना होगा, यानी कि R2 है और ये R3 है, तो हमारा b माइनस सी अगला लक्ष्य है। तो b माइनस सी, b में से c घटाना होगा, यानी क्या करना होगा हमें R2 चेंज टू R2 माइनस R3, और मैं बीच में लिख दे रहा हूं R2 चेंज टू R2 माइनस R3। 1 में से 1 गया 0, b में से c गया तो b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, आई बच गया 1c c स्क्वायर। अब अगला हमें व्यवस्था करना है। मैंने देख के चला है कि a माइनस बी तो a माइनस बी लाया है, b माइनस सी तो b माइनस सी लाया है, अब आगे भी लाना होगा हमें। तो मैं दो व्यवस्था तो देख रहा हूं, तो इसका मैंने कॉमन लूंगा R1 से। पहले मैं इसको लिख लाऊं, 0 इंटू ए माइनस बी तो पक्का लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा, 0 आएगा, 0 ही आएगा। अब a माइनस बी इंटू कुछ नहीं है तो 1 तो पक्का लिख सकते हैं, 1 तो लिख ही सकते हैं। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तोड़ दिए फैक्टर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देख रहे हैं आपको। अब अगला में 0 है तो 0 के तो हम लिख सकते हैं 0 इंटू बी माइनस सी और b माइनस सी इंटू 1। अब बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़ देंगे तो क्या होता है b प्लस सी इंटू बी माइनस सी। अब आगे लिखते हैं 1c c स्क्वायर। अब आपको दिख रहा होगा a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी तीनों में है, R1 में a माइनस बी है, a माइनस बी ही तो लाने जा रहे हैं, यही देख के तो घटाए थे a माइनस बी, तो a माइनस बी कॉमन हो चुका है, a माइनस बी, इसमें b माइनस सी कॉमन है तो b माइनस सी कॉमन ले चुके हैं। अब क्या बचा, लिखना है तो लिख सकते हैं यहाँ R1 से a माइनस बी और R2 से b माइनस सी कॉमन लेने पर, चलिए ध्यान दीजिए, कॉमन लेने पर तो कितना बचा, ये 0 बचा, ये कितना बचा 1 बचा, इसमें कितना बचा a प्लस b बचा, ये कितना बचा 0, b माइनस सी कॉमन हो चुका है तो क्या बचा 1 बचा, b माइनस सी कॉमन हो चुका है तो क्या बचा b प्लस सी बचा, ठीक है। अब 1c c स्क्वायर, a माइनस बी आ चुका है, b माइनस सी आ चुका है, और यहां ध्यान दीजिए 00 भी आ चुका है। अब हमें सोचना है कि किसके सापेक्ष हम प्रसरण कर दें कि हमें जल्दी डिटरमिनेंट इसका फाइंड हो जाए। तो मैंने देखा कि C1 में 00 है, C1 में 00 है, तो C1 में 00 है इसलिए C1 के सापेक्ष प्रसरण कर देंगे, C1 के सापेक्ष प्रसरण करने पर a माइनस बी, b माइनस सी इंटू C1 में ये 1 है, सबसे पहले चिन्ह लिखते हैं तो इसका चिन्ह क्या है प्लस है, तो प्लस 1 आगे डिटरमिनेंट में चल जाएगा तो 1 वाली पंक्ति छूट जाएगा और 1 वाला स्तंभ छूट जाएगा, जो बचा सो लिख लेंगे 1, ये क्या बचा a प्लस बी, ये क्या बचा
1, ये क्या बचा b प्लस सी। अब आगे देखते हैं, तो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू, यहां पर देखते हैं क्या हुआ, b प्लस सी माइनस ए माइनस बी, b से b कैंसिल हो गया, तो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस सी। तो इसका डिटर्मिनांट ये आ गया, प्रॉपर्टी और गुणधर्म।